अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर। हाल ही में भारत ने हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में हिस्सा लिया है। ये एक ऐसी संस्था है जो हेल्थ केयर में एआई के सही और सुरक्षित इस्तेमाल को बढ़ावा देती है। इसका मकसद है कि एआई का उपयोग जिम्मेदारी से हो और इसके लिए वैश्विक नियम और मानक बनाए जाएं। भारत इसमें ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे देशों के साथ मिलकर काम करेगा। ये GRN क्या करता है? GRN के सदस्यों को एक खास सुविधा मिलती है, ग्लोबल पब्लिक रिपॉजिटरी। इसमें दुनिया भर के देश अपने हेल्थ केयर से जुड़े एआई सॉल्यूशंस को प्रदर्शित कर सकते हैं। भारत से ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन डिजिटल हेल्थ और इंडिया एआई इस काम में जुटे हैं। ये इंडिया एआई भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के तहत काम करता है, जिसका लक्ष्य भारत को एआई इनोवेशन में लीडर बनाना है। अब सवाल है, हेल्थ केयर में एआई की निगरानी क्यों जरूरी है? चलो इसे एक एक करके समझते हैं। पेशेंट की सुरक्षा और जोखिम कम करना। एआई का इस्तेमाल हेल्थ केयर में बीमारियों के निदान और इलाज के लिए होता है। जैसे एआई से डॉक्टर को पता चल सकता है कि मरीज को कौन सी बीमारी है, लेकिन अगर एआई गलत सलाह दे तो मरीज को नुकसान हो सकता है। इसलिए सख्त नियमों की जरूरत है ताकि एआई सुरक्षित और सही तरीके से काम करे। डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा। एआई को काम करने के लिए मरीजों का डेटा चाहिए, जैसे उनकी मेडिकल हिस्ट्री। ये डेटा बहुत संवेदनशील होता है। अगर ये गलत हाथों में जाए तो मरीज की निजता को खतरा हो सकता है। भारत में ICMR के नियम कहते हैं कि इस डेटा को हर स्तर पर सुरक्षित रखना जरूरी है। नैतिकता और निष्पक्षता। कभी कभी एआई में पक्षपात हो सकता है, क्योंकि ये अपने ट्रेनिंग डेटा पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर एआई को सिर्फ एक खास समूह के डेटा पर ट्रेन किया गया तो ये दूसरों के लिए सही नतीजे नहीं दे सकता। इसलिए नियम बनाए जाते हैं ताकि एआई निष्पक्ष और नैतिक तरीके से काम करे। पारदर्शिता और जवाबदेही। कई बार एआई को ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, क्योंकि ये नतीजे तो देता है, लेकिन ये समझाना मुश्किल होता है कि वो नतीजा कैसे आया। उदाहरण के लिए, अगर एआई कहता है कि मरीज को कोई बीमारी है तो डॉक्टर को समझना चाहिए कि एआई ने ऐसा क्यों कहा। इसके लिए नियम बन रहे हैं कि एआई बनाने वालों को ये बताना होगा कि उनका सिस्टम कैसे काम करता है। जिम्मेदारी का सवाल। मान लो एआई की सलाह से कोई गलत इलाज हो जाए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर, एआई या एआई? हेल्थ केयर में एआई के उपयोग। डायग्नोसिस में एआई। एआई बीमारियों का जल्दी पता लगाने में बहुत मदद करता है। ioncology.ai नाम का एक एआई प्लेटफॉर्म जो AIIMS और CDAC ने बनाया है, कैंसर को शुरुआती स्टेज में ही पकड़ लेता है। इससे मरीज का इलाज जल्दी शुरू हो सकता है और जान बचाने की संभावना बढ़ जाती है। दवा की खोज और विकास। एआई नई दवाइयों को बनाने में तेजी लाता है। ये अणुओं की संरचना का विश्लेषण करता है और ऐसी दवाइयां ढूंढता है जो क्लिनिकल ट्रायल के लिए सही हो सकती हैं। इससे समय और पैसे की बचत होती है। अस्पतालों और क्लिनिकल सेटिंग में एआई। रोबोटिक सर्जरी। डा विंसी रोबोट जटिल सर्जरी को बहुत सटीकता से करता है। ये डॉक्टरों की मदद करता है और मरीजों को जल्दी रिकवर करने में सहायता देता है। वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट। संजीवनी में एक क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जो एआई की मदद से डॉक्टरों को बीमारी का सही निदान करने में सलाह देता है। ये मरीज के लक्षणों को देखकर संभावित बीमारियों की लिस्ट देता है। हेल्थ डेटा मैनेजमेंट में एआई। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। एआई मरीजों के डेटा में पैटर्न ढूंढता है, जिससे डॉक्टर बेहतर फैसले ले सकते हैं। जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन में एआई का इस्तेमाल मरीजों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के लिए होता है। रोजमर्रा के कामों को आसान बनाना। एआई डेटा एंट्री, बीमा क्लेम प्रोसेसिंग और अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग जैसे बोरिंग कामों को ऑटोमेट करता है। इससे डॉक्टरों का समय बचता है और वो मरीजों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। हेल्थ केयर में एआई को अपनाने की चुनौतियां। तकनीकी चुनौतियां। इंटरऑपरेबिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन। हेल्थ केयर में अलग अलग टेक्नोलॉजी और सिस्टम होते हैं जिनमें एकरूपता की कमी है। इससे एआई को जोड़ना मुश्किल होता है और डेटा की सुरक्षा का खतरा बढ़ता है। एल्गोरिदमिक बायस। अगर एआई को गलत या एक तरफा डेटा पर ट्रेन किया जाए तो ये गलत नतीजे दे सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ एआई मॉडल्स ने काले मरीजों की जरूरतों को गलत तरीके से आंका, क्योंकि वो खर्च को हेल्थ केयर जरूरतों का आधार मान रहे थे। नैतिक चुनौतियां। न्याय और निष्पक्षता। एआई को ऐसा होना चाहिए कि ये सभी के लिए बराबर मौके दे और किसी के साथ भेदभाव न करे, नहीं तो हेल्थ केयर में असमानता और बढ़ सकती है। मरीज की सहमति और गोपनीयता। एआई को मरीजों का संवेदनशील डेटा इस्तेमाल करने से पहले उनकी सहमति लेनी होगी और डेटा को सुरक्षित रखना होगा। गलत जानकारी और डिह्यूमनाइजेशन। अगर एआई गलती करता है या उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया जाए तो गलत जानकारी फैल सकती है। साथ ही मरीज और डॉक्टर के बीच का मानवीय रिश्ता कमजोर हो सकता है। समावेशिता और पहुंच की चुनौतियां। रिप्रेजेंटेशन बायस।
अगर एआई को सिर्फ शहरी, अमीर या टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों के डेटा पर ट्रेन किया जाए तो ग्रामीण, आदिवासी या वंचित समूहों की जरूरतें नजरअंदाज हो सकती हैं। प्रतिरोध और भरोसे की कमी। कई डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एआई को अपनाने में हिचकिचाते हैं। उन्हें डर होता है कि उनकी नौकरी चली जाएगी या वो एआई की सटीकता पर भरोसा नहीं करते। भारत दुनिया भर की एआई इनोवेशन से क्या सीख सकता है? रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग। फिनलैंड में एआई से चलने वाले वेरेबल डिवाइस का इस्तेमाल होता है जो क्रॉनिक मरीजों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। इससे अस्पताल जाने की जरूरत कम होती है। भारत में डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां बहुत हैं। ऐसे एआई वेरेबल्स ग्रामीण इलाकों में मरीजों की निगरानी के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। फेडरेटेड लर्निंग से डेटा सिक्योरिटी। सिंगापुर में फेडरेटेड लर्निंग का इस्तेमाल होता है जिसमें एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए डेटा को शेयर नहीं करना पड़ता। ये डेटा की गोपनीयता को बनाए रखता है। आयुष्मान भारत जैसे प्रोग्राम में इस तकनीक का इस्तेमाल करके मरीजों का डेटा सुरक्षित रखा जा सकता है। भारत में हेल्थ केयर में एआई को बेहतर बनाने की सिफारिशें। डेटा में विविधता और पक्षपात कम करना। एआई को सटीक और निष्पक्ष बनाने के लिए इसे अलग अलग सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक समूहों के डेटा पर ट्रेन करना जरूरी है। इससे एआई ग्रामीण और शहरी, अमीर और गरीब सभी के लिए सही नतीजे देगा। शहरी ग्रामीण अंतर को कम करना। एआई से चलने वाली टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल करके शहरी डॉक्टर ग्रामीण मरीजों तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए ई संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म को और मजबूत करके ग्रामीण इलाकों में हेल्थ केयर की पहुंच बढ़ाई जा सकती है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का उपयोग। अमेरिका, कनाडा, जापान जैसे देश रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें एआई हेल्थ केयर सॉल्यूशंस को टेस्ट किया जाता है और नियम बनाए जाते हैं। भारत भी इसे अपनाकर सुरक्षित और नई तकनीकों को बढ़ावा दे सकता है। ह्यूमन इन द लूप मॉडल। एआई सिस्टम में इंसानों की निगरानी जरूरी है। ये मॉडल सुनिश्चित करता है कि एआई के फैसलों को इंसान चेक करे ताकि गलतियों को रोका जा सके। डब्ल्यूएचओ के एआई के लिए दिशा निर्देश। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेल्थ केयर में एआई के इस्तेमाल के लिए कुछ जरूरी सिद्धांत दिए हैं। मरीजों को अपने डेटा और इलाज पर नियंत्रण होना चाहिए। एआई का इस्तेमाल लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए होना चाहिए। एआई को समझाने योग्य होना चाहिए ताकि लोग जान सकें कि ये कैसे काम करता है। एआई के गलत फैसलों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एआई को सभी के लिए निष्पक्ष और समान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समूह से हो। एआई को ऐसा बनाना चाहिए जो लंबे समय तक उपयोगी और पर्यावरण के लिए ठीक हो। निष्कर्ष, एआई हेल्थ केयर में क्रांति ला सकता है। ये निदान, इलाज और हेल्थ केयर की पहुंच को बेहतर बनाता है, लेकिन इसके लिए सही नियम, डेटा की गोपनीयता, पक्षपात को कम करना और समावेशिता जरूरी है। भारत को दुनिया भर की इनोवेशन से सीखना चाहिए, जैसे फिनलैंड की रिमोट मॉनिटरिंग और सिंगापुर की डेटा सिक्योरिटी। साथ ही आयुष्मान भारत जैसे प्रोग्राम्स को मजबूत करके और डब्ल्यूएचओ के सिद्धांतों को अपनाकर भारत एआई के जरिए हेल्थ केयर को सभी तक पहुंचा सकता है। आप इस प्लेलिस्ट से इस महीने के मैगजीन की सभी वीडियो देख सकते हैं। ऑन्कोलिटिक पर्सोनलाइज्ड mRNA वैक्सीन्स। रूस ने कैंसर के इलाज के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, ऑन्कोलिटिक वैक्सीन एंटेरोमिक्स और पर्सनलाइज्ड mRNA कैंसर वैक्सीन। ये पारंपरिक कीमोथेरेपी से अलग तरीके से काम करते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। सितंबर 2025 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में इनके क्लिनिकल ट्रायल्स के शानदार नतीजों की घोषणा हुई। अगर सब ठीक रहा तो ये 2025 के अंत तक मरीजों तक पहुंच सकती हैं। ऑन्कोलिटिक वैक्सीन एंटेरोमिक्स के बारे में। ऑन्कोलिटिक वैक्सीन एक तरह की कैंसर थेरेपी है जो ऑन्कोलिटिक वायरस, कैंसर नष्ट करने वाले वायरस का इस्तेमाल करती है। ये वायरस सीधे कैंसर कोशिकाओं को मारते हैं और साथ ही शरीर की इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके एंटी ट्यूमर रिस्पॉन्स जगाते हैं। ये 4 नॉन पैथोजेनिक वायरस का मिश्रण है। ये मैलिग्नेंट कोशिकाओं को नष्ट करता है और मरीज की एंटी ट्यूमर इम्यूनिटी को जागृत करता है। प्रीक्लिनिकल ट्रायल्स में 100% सफलता मिली। क्लिनिकल ट्रायल्स जून 2025 में शुरू हुए, जिसमें 48 वॉलंटियर्स शामिल हैं। ये ट्यूमर को सिकोड़ने और कभी-कभी पूरी तरह नष्ट करने में सक्षम साबित हुआ। कोलोरेक्टल कैंसर। इसके अलावा ग्लियोब्लास्टोमा और मेलानोमा के लिए भी प्रगति हो रही है। ये वैक्सीन रूस के नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजी सेंटर और एंगेल हार्ट इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई है। पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन के बारे में। पर्सनलाइज्ड वैक्सीन हर मरीज के ट्यूमर के जेनेटिक विश्लेषण पर आधारित होती है। ये वैक्सीन इम्यून सिस्टम को सिखाती है कि कैंसर कोशिकाओं को पहचाने और उनसे लड़े। ये मैसेंजर आरएनए का छोटा टुकड़ा इस्तेमाल करती है जो हमारे सेल्स को निर्देश देता है कि वायरस या कैंसर से जुड़ा प्रोटीन बनाएं। ये mRNA लिपिड नैनो पार्टिकल्स में पैक होकर शरीर में जाता है जो एंटीजन जैसा प्रोटीन बनाता है। कोविड-19 की mRNA वैक्सीन ने सेल्स को कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन की कॉपी बनाने को कहा।
इम्यून सिस्टम ने इसे विदेशी समझकर एंटीबॉडीज और टी सेल्स भेजे जो भविष्य के हमलों से बचाते हैं। कैंसर में ये ट्यूमर के एंटीजन को टारगेट करता है। गमालेया सेंटर पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन विकसित कर रहा है जो मेलानोमा के लिए है। एआई की मदद से ट्यूमर सीक्वेंसिंग से वैक्सीन 1 हफ्ते में तैयार हो जाती है। सितंबर से अक्टूबर 2025 से ह्यूमन ट्रायल्स शुरू होंगे और ये मरीजों को फ्री मिलेगी। mRNA वैक्सीन की चुनौतियां। mRNA वैक्सीन नई तकनीक है, इसलिए कुछ दिक्कतें हैं। इन्हें अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज चाहिए जो वितरण को मुश्किल बनाता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। बुखार, थकान या इंजेक्शन साइट पर दर्द जैसे हल्के लक्षण हो सकते हैं। ये नई हैं, इसलिए लंबे समय के प्रभावों पर अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन शुरुआती ट्रायल्स में ये सुरक्षित साबित हो रही हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर एक्टिवेटेड। हाल ही में अगस्त 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर सक्रिय हो गया। ये डिटेक्टर, जिसका नाम जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी या जूनो है, चीन में स्थित है। यह 700 मीटर की गहराई में स्थित है। जूनो डिटेक्टर के बारे में। जूनो चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में दाशी हिल के नीचे बना है। ये 20,000 टन लिक्विड स्किंटिलेटर से भरा एक विशाल पारदर्शी गोलाकार डिटेक्टर है जो 43,000 से ज्यादा फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब्स से घिरा हुआ है। ये ट्यूब्स न्यूट्रिनो के आने पर पैदा होने वाली हल्की चमक को पकड़ते हैं। निर्माण में 10 साल से ज्यादा लगे और इसमें 17 देशों के 700 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। ज्यादातर न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी भूमिगत बनाए जाते हैं क्योंकि पृथ्वी की मोटी परत अन्य हस्तक्षेप करने वाली कणों जैसे म्यून को रोक लेती है। म्यून न्यूट्रिनो सिग्नल को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन भूमिगत होने से जूनो सिर्फ न्यूट्रिनो पर फोकस कर पाता है। जूनो के मुख्य लक्ष्य। जूनो के वैज्ञानिक न्यूट्रिनो के रहस्यों को सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके 2 बड़े लक्ष्य हैं। मास हायरार्की निर्धारित करना। न्यूट्रिनो के 3 प्रकारों इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो और टॉ न्यूट्रिनो के बीच द्रव्यमान का क्रम क्या है। क्या हल्के वाले पहले हैं या भारी वाले? ये समझना ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों को जानने में मदद करेगा। ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी मापना। न्यूट्रिनो एक प्रकार से दूसरे में बदलते रहते हैं, इसे ऑसिलेशन कहते हैं। जूनो ये मापेगा कि ये बदलाव कितनी बार होता है। ये जानकारी न्यूट्रिनो के व्यवहार को समझने के लिए जरूरी है। न्यूट्रिनो के बारे में। न्यूट्रिनो को गोस्ट पार्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि ये बहुत रहस्यमयी हैं। प्रकृति ये सबएटॉमिक कण हैं, बिना विद्युत आवेश, बिना आकार और बहुत कम द्रव्यमान वाले। उपस्थिति। ब्रह्मांड में फोटॉन के बाद ये दूसरे सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कण हैं। हर सेकंड अरबों न्यूट्रिनो हमसे गुजरते हैं, लेकिन हम इन्हें महसूस नहीं करते। पकड़ना मुश्किल क्यों? ये सिर्फ कमजोर न्यूक्लियर फोर्स और गुरुत्वाकर्षण से ही पदार्थ से इंटरैक्ट करते हैं। मजबूत चुंबकीय क्षेत्र इन्हें भी नहीं रोक पाते। विशेषताएं। ये सीधी रेखा में यात्रा करते हैं, प्रकाश की गति के बराबर तेज चलते हैं और बिना रुके सूर्य से पृथ्वी तक आ जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने आईएएस की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांसिएंट्स। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी के वैज्ञानिकों ने एक नई श्रेणी एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स घटनाओं की पहचान की है। ये सामान्य सुपरनोवा से 100 गुना ज्यादा ऊर्जा छोड़ते हैं। जून 2025 में साइंस एडवांसेज जर्नल में पब्लिश हुई स्टडी में बताया गया कि ये बिग बैंग के बाद के सबसे ऊर्जावान विस्फोट हैं। ईएनटीज क्या है? ईएनटीज तब होते हैं जब सूरज से कम 3 गुना ज्यादा भारी तारे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के करीब पहुंच जाते हैं। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास पहुंचते ही ब्लैक होल की जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति तारे को खींचती है। ये तारे को लंबा और पतला स्पगेटी जैसा आकार दे देती है, इसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। फिर तारा पूरी तरह चीर दिया जाता है। इससे विशाल मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा निकलती है जो ईएनटी के रूप में चमकती है। ये चमक सामान्य टाइडल डिसरप्शन इवेंट्स से 10 गुना ज्यादा तेज होती है। उदाहरण के लिए एक ईएनटी गैया 18 सीडीजे ने एक साल में 100 सूर्यों की पूरी जिंदगी भर की ऊर्जा छोड़ दी। ये विस्फोट गैलेक्सी के केंद्र में होते हैं जहां सुपरमैसिव ब्लैक होल रहते हैं। ये सालों तक चमकते रहते हैं, जबकि सुपरनोवा कुछ हफ्तों में फीके पड़ जाते हैं। क्वासीमून। हाल ही में हवाई के पैनस्टार्स ऑब्जर्वेटरी ने अगस्त 2025 को एक छोटे से क्षुद्रग्रह को स्पॉट किया जिसका नाम 2025 PN7 पड़ा। पुराने डेटा से पता चला कि ये लगभग 60 साल से पृथ्वी के पास क्वासीमून की तरह घूम रहा है। ये अभी 60 साल और रहेगा, फिर सूरज की गुरुत्वाकर्षण से दूर चला जाएगा। ये खोज सितंबर 2025 में रिसर्च नोट्स ऑफ द अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जर्नल में पब्लिश हुई। क्वासीमून क्या होता है? क्वासीमून कोई सच्चा चंद्रमा नहीं है, बल्कि एक खास तरह का क्षुद्रग्रह है। ये सूरज के चारों ओर घूमता है, लेकिन पृथ्वी के साथ सिंक्रोनाइज्ड तरीके से। पृथ्वी के नजरिए से लगता है जैसे ये हमारे साथ यात्रा कर रहा हो। इसका गुरुत्वाकर्षण सूरज से ज्यादा प्रभावित होता है, न कि पृथ्वी से। इसलिए ये पृथ्वी की सच्ची कक्षा में नहीं घूमता।
ये पृथ्वी को सीधे घेरा नहीं घूमता, बल्कि सूरज के चारों ओर ही अपनी अलग राह लेता है। ये एक तरह का भ्रम पैदा करता है, जैसे कोई साथी यात्री। वैज्ञानिकों ने अब तक पृथ्वी के लगभग 6 क्वासी मून खोजे हैं, जैसे कार्डिया, कामोलेवा और 2023 FW13। इनमें से 2025 PN7 सबसे छोटा और कम स्थिर है। आप इन प्लेलिस्ट से इन सभी महीने की विजन IAS मैगजीन की वीडियो देख सकते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। हाल ही में सितंबर 2025 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के सोहना में TDK कॉरपोरेशन के इस एडवांस्ड लिथियम बैटरी प्लांट का उद्घाटन किया। ये एशिया का सबसे बड़ा ऐसा प्लांट है जिस पर 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। पहला फेज शुरू हो चुका है और पूरी तरह चालू होने पर यह सालाना 20 करोड़ बैटरी पैक बनाएगा, जो भारत की सालाना 50 करोड़ पैक की जरूरत का लगभग 40% कवर करेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम के तहत बना है और इससे 5000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। लिथियम बैटरी क्या है? लिथियम बैटरी एक रिचार्जेबल बैटरी है जो लिथियम आयनों पर काम करती है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान लिथियम आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के बीच एक नॉन एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट के जरिए घूमते हैं। ये बैटरी मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कारों और सोलर स्टोरेज में इस्तेमाल होती हैं। लिथियम बैटरी के फायदे। ये बैटरी पुरानी लेड एसिड बैटरी से कहीं बेहतर हैं। ये 75 से 200 वॉट आवर्स प्रति किलोग्राम स्टोर करती हैं, मतलब छोटे साइज में ज्यादा एनर्जी रखती हैं और चार्ज के बीच लंबा समय चलती हैं। लेड एसिड बैटरी से हल्की, क्योंकि इसमें लिथियम और कार्बन इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल होता है जो कम जहरीले होते हैं। अच्छी साइकिल स्टेबिलिटी, हाई एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी। सेल्फ डिस्चार्ज कम होता है और मेमोरी इफेक्ट नहीं होता। चुनौतियां। लिथियम बैटरी के फायदे तो हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें भी हैं। चीन ग्लोबल लिथियम प्रोडक्शन का आधा और लिथियम बैटरी का 70% कंट्रोल करता है। भारत ने 2018 से 2022 में $1.2 बिलियन की लिथियम बैटरी इंपोर्ट की। इसलिए भारत को अपनी सप्लाई चेन मजबूत करनी होगी। इनमें ज्वलनशील इलेक्ट्रोलाइट होता है जो गलत हैंडलिंग से विस्फोट या आग का कारण बन सकता है। लिथियम माइनिंग पानी घन है, प्रति टन लिथियम के लिए लगभग 2000 टन पानी लगता है। साथ ही रिसाइकलिंग यूनिट्स की कमी से डिस्पोजल की समस्या बढ़ती है। हायरार्कियल रीजनिंग मॉडल। हाल ही में जुलाई 2025 में सिंगापुर बेस्ड साइपिएंट इंटेलिजेंस ने HRN को ओपन सोर्स रिलीज किया। ये मॉडल सिर्फ 27 मिलियन पैरामीटर्स वाला है, लेकिन सिर्फ 1000 ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स से ही जटिल रीजनिंग टास्क सुलझा लेता है। वर्तमान लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे ChatGPT चैनफथॉट पर निर्भर होते हैं, जो टास्क को तोड़ने में कमजोर है, बहुत डेटा मांगता है और धीमा होता है। HRN ये समस्या हल करता है, बिना किसी कॉट प्रॉम्प्टिंग या प्री ट्रेनिंग के। हायरार्किकल रीजनिंग मॉडल क्या है? HRN मानव मस्तिष्क के हायरार्किकल और मल्टी टाइम स्केल प्रोसेसिंग पर आधारित है। दिमाग के अलग अलग हिस्से कैसे विभिन्न समयावधियों में जानकारी को एकीकृत करते हैं, ठीक वैसा ही मस्तिष्क में हायरार्की होती है। ऊपरी स्तर धीमी, अमूर्त सोच करता है, जबकि निचला स्तर तेज, विस्तृत गणना। HRN भी यही नकल करता है। कैसे काम करता है? इसमें 2 कनेक्टेड रिकरेंट मॉड्यूल्स हैं। हाई लेवल मॉड्यूल धीमी अमूर्त प्लानिंग के लिए, जैसे सिस्टम 2 इंच सोच जो गहराई से सोचती है। लो लेवल मॉड्यूल तेज डिटेल्ड कंप्यूटेशंस के लिए, जैसे सिस्टम 1 सोच जो इंट्यूटिव होती है। ये दोनों मिलकर हायरार्किकल कन्वर्जेंस प्रोसेस चलाते हैं, जहां L मॉड्यूल कई स्टेप्स के बाद स्थिर होता है, फिर H मॉड्यूल अपडेट होता है और L को रीसेट करता है। इससे एक सिंगल फॉरवर्ड पास में गहरा रीजनिंग होता है, बिना इंटरमीडिएट स्टेप्स की सुपरविजन के। इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई सुझाव है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आयुर्वेदा आहार। हाल ही में अगस्त 2025 को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर आयुर्वेद आहार श्रेणी के तहत 91 अनुमोदित रेसिपीज की आधिकारिक सूची जारी की। इससे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को साफ नियम मिलेंगे कि आयुर्वेदिक खाने कैसे बनाएं, ताकि उपभोक्ता जान सकें कि ये असली, सुरक्षित और पारंपरिक हैं। आयुर्वेद आहार क्या है? ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस 2022 का हिस्सा है। आयुर्वेद आहार आयुर्वेद की प्राचीन किताबों से लिए गए खाद्य पदार्थ हैं, जो शरीर के दोषों को संतुलित करने के लिए बनाए जाते हैं। ये सिर्फ खाना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का राज हैं। रेगुलेशंस का मकसद FBOs को स्पष्ट दिशा निर्देश देना, ताकि उत्पाद असली हों और बाजार में नकली चीजें न आएं। ये सूची शेड्यूल B के तहत है, जो शेड्यूल A की क्लासिकल आयुर्वेदिक टेक्स्ट से ली गई है। भविष्य के लिए अगर कोई नई रेसिपी जोड़नी हो तो FBOs को प्रामाणिक टेक्स्ट्स के रेफरेंस के साथ आवेदन करना होगा। FSSAI अपडेट्स जारी करेगा। कुछ लोकप्रिय उत्पादों के उदाहरण: अंगार कारकटी भुने हुए गेहूं के गोले, पचाने में आसान और ऊर्जा देने वाले। त्रिशारा चावल, दाल और घी से बनी पौष्टिक और दोषनाशक।
पानक फलों का शरबत गर्मियों में ठंडक देने वाला। दही आधारित दही से बने व्यंजन पाचन सुधारने वाले। गुलकंद गुलाब की पंखुड़ियों का जैम ताजगी और शीतलता का खजाना। द्रव्य पोर्टल। हाल ही में सितंबर 2025 को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में द्रव्य पोर्टल का उद्घाटन किया। इस साल का थीम था आयुर्वेद फॉर पीपल, आयुर्वेद फॉर प्लैनेट, जो आयुर्वेद को स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए उपयोगी बताता है। ये पोर्टल आयुष मंत्रालय की पहल है जो आयुर्वेदिक द्रव्यों को डिजिटल रूप में सबके लिए खोल देता है। साथ ही इस दिन इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी यूनिट का भी उद्घाटन हुआ जो कैंसर इलाज में आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा से जोड़ता है। द्रव्या पोर्टल के बारे में। द्रव्या का पूरा नाम डिजिटाइज्ड रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्डस्टिक ऑफ आयुष सबस्टेंसेस है। ये आयुष के औषधीय पदार्थों का डिजिटल खजाना है। मंत्रालय पूरी तरह आयुष मंत्रालय की पहल। ये दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक डाटाबेस है जिसमें आयुर्वेदिक सामग्रियों और उत्पादों पर डेटा है। कोई भी व्यक्ति, डॉक्टर, छात्र या आम आदमी इसे फ्री में एक्सेस कर सकता है। ये हमेशा बढ़ता डेटाबेस है जो क्लासिकल आयुर्वेद ग्रंथों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक रिसर्च, फील्ड स्टडीज और दवाओं के परीक्षण तक सब कवर करता है। इसमें AI रेडी फीचर्स हैं जो भविष्य में आयुष ग्रिड से जुड़ेगा।